दरअसल प्रदेश के 21 जिलों में होने वाले पहले चरण का मतदान 23 नवंबर को होगा। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार थमने से अब प्रत्याशी घर घर जाकर ही वोट मांग रहे हैं। वो वाहन रैली या सभाओं के जरिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। पहले चरण में प्रदेश में 65 पंचायत समितियों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 1310 पंचायत समिति सदस्य चुने जाएंगे। इस चरण में प्रदेश के कुल 2180 ग्राम पंचायतें शामिल है। पहले चरण के रूप में इन जिलों में 10,131 मतदान केंद्रों पर 23 नवंबर को मतदान होगा। बात करें कांग्रेस की तो ये चुनाव कांग्रेस के लिए साख का सवाल है। पीसीसी कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन नहीं होने से इस चुनाव में कांग्रेस की कमान पर्यवेक्षकों के हाथों में है। कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस निगम चुनाव की तरह इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। वहीं बीजेपी का तर्क है कि गाँवों में विकास कार्य ठप है। केंद्र की योजनाओं को इस बार सरकार ने बंद करने का काम किया है। ऐसे में बीजेपी को इस चुनाव में बढ़त मिलेगी। ये बुरी तरह से जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव हारेंगे। बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जयपुर में और कोटा में और जोधपुर में जिस तरह से ये हारे हैं, उससे कई गुना बड़ी हार इनकी गांवों में, पंचायतों में और जिला परिषदों में होगी। और भारतीय जनता पार्टी से मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी खुद इस बात को मानने लगी है कि उनके साथ जनता का समर्थन नहीं है। पूरी पार्टी दमखम के साथ और कांग्रेस का कुशासन जो गांव के प्रति रहा, गांव का विकास रुका हुआ रहा, बिजली की दरें बढ़ी, इन सारी चीजों को लेकर विशेष तौर पर जो पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का अनुदान रोकने का काम सरकार ने किया है, इन सब चीजों को लेकर हम पंचायत चुनाव में जाएंगे। उधर आरएलपी, माकपा और बसपा भी दोनों प्रमुख दलों के तहत इलाकों में सेंध लगाने की तैयारी में है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल की लोकप्रियता के बल पर चुनाव मैदान में है, जबकि बसपा और माकपा किसान गरीब की समस्याओं को लेकर पार पाने की जुगत में है। बहरहाल 21 जिलों में हो रहे पहले चरण के चुनाव में जनता किसका साथ देती है, ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन ये साफ है कि ये चुनाव बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं की आगामी दशा और दिशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में स्थानीय निकाय के बाद अब चुनाव है पंचायत राज के। पंचायत राज में आपने सुना होगा कि सरपंच, वार्ड पंच के चुनाव पहले निपट चुके हैं, लेकिन अब जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हैं। यानी कि रूरल बैंक की पूरी सरकार का गठन का पूरा जो काम होगा वो 4 चरण में होगा। पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार थमने के बाद मतदान की तैयारियां सहित तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं चुनावी मैदान में वो पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में अलर्ट हैं। और इस बार भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, माकपा सहित आरएलपी भी जिला परिषद के चुनाव में पूरी ताल ठोक रही है। और इन चुनाव से एक चीज देखने को मिल सकती है कि खासकर अगर बात करें आरएलपी की, तो आरएलपी किस पार्टी को कितना नुकसान कर पाती है और अपना वर्चस्व किस तरह से कायम कर पाती है। तो कुछ इस तरह की चीजें होंगी। क्या वास्तव में इन चुनाव को विधानसभा का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा सकता है? तो कुछ ऐसी चीजें जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। कांग्रेस से हमारे साथ मोहन डागर साहब हैं और आरएलपी से राजेश मांडिया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भाजपा से ओपी यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले प्रदेश में काफी लंबे समय के बाद ये कोरोना के कारण इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया था। अब अदालत के आदेश के बाद एक बार फिर कवायद शुरू हुई है। तो कोरोना के बीच चुनाव चल रहे हैं। अभी निगम के भी हुए, सरपंचों के भी हुए। तमाम जो चुनाव हो रहे हैं अभी देश में कोरोना के जद के बीच ही हो रहे हैं। वो तमाम तैयारियों के साथ शासन भी, कैंडिडेट्स भी, समर्थक भी वैसे ही लगे हुए हैं। क्या इस चुनाव को हम विधानसभा का सेमीफाइनल के रूप में देखें? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि अभी तो 21 जिलों के चुनाव हो रहे हैं और फिर भी 12 जिले बाकी रह जाएंगे। तो ये बात तो सही है कि जिस प्रकार की स्थितियां और उसके साथ साथ शहरी निकाय के चुनाव भी हो रहे हैं 129। तो ये सब चीज 4 चरणों में चुनाव रखे गए। 2,41,87,946 मतदाता इसमें अपने निर्वाचित करेंगे अपने जनप्रतिनिधियों को। और जनप्रतिनिधि भी यदि ले ले तो 636 तो जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होंगे, 4,371 पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होंगे। और देखा, पहला चरण 23 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 27 को होगा, तीसरा चरण 1 दिसंबर को होगा और 5 दिसंबर को चौथा संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद आप 8 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के साथ जितने लोग जीतेंगे सब बाड़ेबंदी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख और प्रधान उप प्रधान का चुनाव होना है। तो ये सारी सिचुएशन है। इस बार के चुनाव में करोड़ीलाल मीणा बाहर नहीं है, वो बीजेपी के साथ है। ये बात सही थे। हनुमान बेनीवाल अब तक बीजेपी का सहारा दे रहे थे, अब बीजेपी को सहारा देने के बजाय वो उसके खिलाफ ताल ठोक बैठे हैं। उन्हें पता है कि उनका खुद का निर्वाचन क्षेत्र नागौर है, इसमें बाड़मेर से भी उनको और उम्मीद रहती है, इसलिए बाड़मेर में भी सक्रिय ज्यादा है। कुछ हद तक बीकानेर जाएंगे और वो सीकर रहेंगे। ये 5-6 जिले जहां जाट बाहुल्य हैं या उनके विधायक जीते हैं, वहां पर निश्चित रूप से वो कुछ करिश्मा भी दिखा सकते हैं। अब वो किसको वोट का नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तो परिणाम आएगा जब मालूम पड़ेगा। लेकिन इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ के क्षेत्र में भी चुनाव हो रहा है। मौजूदा मुख्यमंत्री के क्षेत्र में तो चुनाव हो नहीं रहा है, जोधपुर में तो है नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के कहलाते हैं, इसलिए उनको पूरे तरह से प्रभावित होगा। आप देखिएगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में चुनाव नहीं है, लेकिन वो पूरा संभाल रहे हैं। लेकिन वो कोरोना से पीड़ित है, वो वर्चुअल तरीके से काम कर रहे हैं। दोनों प्रभारी, पहले प्रभारी अजय माकन आए थे, लेकिन क्योंकि उनके भंवरलाल मेघवाल की डेथ हो जाने के कारण वो नहीं कर पाए और वो लौट गए। अब भाजपा के प्रभारी ने आना तो समझा नहीं उचित, वर्चुअल बैठक की है उन्होंने। वर्चुअल बैठक कितनी प्रभावी होती वो ये जानते हैं कि यदि पहली बार में यदि संकट में आ गई बीजेपी और बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो कहेंगे जाते ही तो प्रभारी की स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो 2023 का चुनाव कराने के लिए आए। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ताल ठोक रखी है, सीकर में चुनाव हो रहा है, तो उनका सीधे तौर पर उनका परीक्षा भी है। और क्योंकि वो पहली बार दोनों अध्यक्ष बने। श्याम जी, यहाँ एक सवाल है मेरा। अब कोई भी नेता ये तो नहीं कह सकता कि तो लोकलाइज चुनाव होता है,
अब इसमें लोगों की आत्मीयता, क्योंकि सिंबल से चुनाव है और लोकल चुनाव नहीं कह सकते इसको, क्योंकि एक काफी बड़ा चुनाव होता है जिला परिषद का। शायद 4 या 5 जिला परिषद के सदस्य एक विधानसभा में होते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण है ये, और इसको सेमी एमएलए भी कह सकते हैं। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि लोकलाइज चुनाव नहीं, योगेंद्र जी, सबसे बड़ी बात है कि गांव में आपकी पकड़ है या नहीं है, बीजेपी, कांग्रेस या बाकी दलों की, ये निश्चित रूप से भविष्य तय करता है चुनाव आने वाले समय में। वापस आ रहा हूँ आपके पास, मैं वापस आपके पास में लौटूंगा। मैं मोहन डागर साहब के पास में जाना चाहूंगा। मोहन जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। पहले चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी चरणों के लिए 21 जगह पे चुनाव है और कांग्रेस लगभग सभी जगह पे चुनाव लड़ रही है। और अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि सरकार आपकी है। और पहले का अगर ट्रेंड देखें पिछले कुछ वर्षों से, तो सत्ता के साथ में जिला परिषद और पंचायत समिति अभी चलती आ रही हैं, क्योंकि पिछली बार 14 जगह पे भाजपा का कब्जा, जो ये सीटें हैं उनमें से, और 7 जगह पे कांग्रेस का कब्जा है। तो आपके सामने चुनौती यह है कि क्या सरकार अपने वर्चस्व के लिए कायम रख पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार, ये बात अलग है कि सभी पार्टियां का ये प्रयास रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र में उनकी भागीदारी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी इससे अलग हटके भी सोचती है। कांग्रेस पार्टी ने ग्रामीण व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए, ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने के लिए, गांव में विकास के लिए, आम आदमी को विकास से जोड़ने के लिए हमेशा एक सकारात्मक सोच रही है। और इस कोरोना महामारी में भी मैं सरकार को बहुत ज्यादा बधाई देना चाहूंगा, खासतौर पर प्रशासन के लोगों को, और विशेष तौर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई है, और किस तरीके से एक वार्ड से लेके, एक सरपंच से लेके, और आम आदमी को इस समय जोड़कर जरूरतमंद लोगों तक भोजन व्यवस्था, उनकी रहने की सारी व्यवस्था, और कोरोना की जागरूकता पैदा करते हुए जन जीवन को बचाने का काम किया है। रही बात आपने जो आपका जो सवाल था कि कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, कांग्रेस की स्थिति प्रदेश में बहुत अच्छी है, सरकार है। अभी आपने देखा कि नगर निकायों में जिस तरीके से कांग्रेस को, जो खास तौर पर अर्बन एरिया था, जिसको हमेशा लोग बीजेपी की भावना से देखते हैं, बीजेपी से जोड़ते हैं, लेकिन देखा पहली बार अर्बन एरिया के लोगों ने भी सरकार की सराहना की है, सरकार के पक्ष में मतदान किया है, और कांग्रेस का बहुमत बढ़ा है। और ग्रामीण व्यवस्था में निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत ही अच्छी लोगों की मतलब समर्थन मिलेगा, और ज्यादातर लोगों पर जगह पर कांग्रेस का पंचायत समिति और जिला परिषदों में जिला प्रमुख बनेंगे। चलिए राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार। राजेश मांडिया जी, आप अभी जैसे श्याम जी ने बताया है कि हनुमान बेनीवाल अपने एक सीमित दायरे में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जिन जिलों में आप लोग आश्वस्त हैं कि हाँ यहाँ पे हमारा ठीक है, या फिर हम क्या स्ट्रेटेजी क्या है अभी आरएलपी की? जी योगेंद्र जी, सबसे पहले तो श्याम जी भाई साहब को मैं बता दूं, 21 जिलों में चुनाव है पंचायत राज, सारे जिलों में लगभग सभी सीटों पे। हालांकि हम सारी जगह उम्मीदवार, लगभग जगह हमने उम्मीदवार पंचायत समिति के भी और जिला परिषद के भी उम्मीदवार उतारे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव पंचायत राज को कहा जाता है। और आरएलपी की तो नींव किसान और जवानों डाली है। राजस्थान का किसान, जवान और बुजुर्ग आरएलपी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। निश्चित रूप से हम इन पंचायत राज चुनाव में जनता में साथ और समर्थन देगी। और आप कह रहे थे अभी सेमीफाइनल, इस बात में कोई संकोच नहीं। आने वाला 2023 आपको बहुत बदलाव राजस्थान की राजनीति में देखने को मिलेंगे, और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस तीसरे मोर्चे को, हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आशीर्वाद देगी। जी, लेकिन है सर कि चुनौती किससे मानते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? चुनौती दोनों, ये तो आपस में तालमेल है ना, बीजेपी और कांग्रेस एक ही है।
हमने बार बार राजस्थान की जनता को ये समझाने का प्रयास किया है। तो पिछले दिनों राजस्थान में पॉलिटिकल ड्रामा हुआ, उसमें जनता के समझ में आया वसुंधरा गहलोत में कोई फर्क नहीं, इनके आपस में गठबंधन है। मीडिया जानता है, राजस्थान का किसान जवान बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि वसुंधरा में कोई फर्क नहीं। जी चलिए, मैं वापस लौट आपके पास में वापस आऊंगा। मैं श्याम जी के पास एक बार वापस जाना चाहूंगा। श्याम जी, वापस आपके पास में आ रहा हूं मैं एक बार। ये बात अक्सर कही जाती है आरएलपी की ओर से, कम्युनिस्टों की ओर से, बीएसपी की ओर से, कि अब राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में अंतर नहीं है, दोनों मिले हुए हैं, गठबंधन इनका एक बार आप एक बार हम, एक बार आप एक बार हम। एक राजनीतिक बयान की दृष्टि से देखें कि इसमें कुछ दम है? देखिए योगेंद्र जी, ये तो पता है कि तीसरा मोर्चे का भविष्य राजस्थान में सुरक्षित नहीं माना जाता है। अब ये घनश्याम तिवारी जी को साथ रखा था, इन्होंने छोड़ के कांग्रेस में चले गए। इनके नेता भी बने थे वो थोड़े दिन, तो जब जिस दिन स्थापना हो रही थी उस दिन मैंने देखा था कि ये खड़े थे। आप वीटी रोड पर जो हुआ था कार्यक्रम, उसमें घनश्याम तिवारी जी को बड़े शौक से, बड़े शान शौकत से कहा था ये हमारे नेता है, हमारे साथ रहेंगे। कांग्रेस में चले गए। अब ये हनुमान जी बहुत सारों को विश्वास कर लेते हैं, बीजेपी भी विश्वास कर लिया। इनकी भाई का जब चुनाव हुआ नारायण बेनीवाल का, धोखा मिला इनको, इसलिए ये धोखे खाए हुए व्यक्ति हैं, समझ सचेत रहते। मेरे तो अच्छे मित्र हैं, मैं उनको समझाता भी हूँ कि देखिएगा कि चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना, चुनाव लड़ा जा सकता है बहुत जगह, लेकिन जीतना आप निश्चित रूप से कुछ पॉकेट में अपना बनाओगे। जिला प्रमुख अगर आप नागौर बाड़मेर में भी बना लेते हो, बहुत बड़ी बात मानना, क्योंकि बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। आपके चुनाव लड़े, आपने नगर निगम में चुनाव लड़े, एक भी नहीं जीत पाए आप। मतलब ये है कि पैसा बहुत चाहिए होता है चुनाव लड़ने के लिए, बात सही है। और जिस तरह से अब देखिए सचिन पायलट टॉप में नहीं जा पाएंगे, कोरोना से पीड़ित है। अब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मुख्यमंत्री जी तो कहीं जा ही नहीं रहे, वो तो वीसी लेते रहते हैं अधिकारियों की या कर्मचारियों की या आम जनता से जुड़ते रहते हैं, वो नहीं जा रहे। अब आप देखिएगा कि मैं तो अभी प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं देखा कि वो कहीं चुनाव में सक्रिय हो पाए। अब सीकर में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है, दोनों पार्टियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कोरोना। और कोरोना में जिस तरह से 144 धारा आज रात से जयपुर में लग गई है, बाकी जगह भी लग रही होगी, तो उन्होंने कहा अब चुनावी सभा नहीं हो पाएगी। प्रचार प्रसार में जिस प्रकार से खुलेपन से कर पा रहे थे, अब हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार ने जो स्थितियां कर दी है वो कोरोना है। कोरोना के अंदर श्याम जी, यहाँ सेहत से जोड़ा जा रहा है। देखिए, हर व्यक्ति की जान भी सरकार के लिए एक बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है जान है तो जहान है। देखिए योगेंद्र जी, चुनाव में जिस तरह की स्थितियां आपने नगर निगम के चुनाव में देखी और उससे पहले वाले चुनाव में जब सरपंचों के चुनाव हो रहे थे जब देखी थी, स्थिति थी। अब आप क्योंकि आप निश्चित रूप से अगर प्रोटोकॉल के अनुसार 5 व्यक्ति नहीं मिल पाएंगे, अभी तो चुनावी सभा आज तो मैं देख रहा हूँ हर सांसद केंद्रीय मंत्री हैं आपके, अर्जुन लाल मेघवाल बीकानेर में लगे हुए हैं, बाड़मेर में कैलाश चौधरी लगे हुए हैं, बाकी लोग इनके घूम रहे हैं कुछ तो, लेकिन वसुंधरा जी नहीं है दिख रही है फील्ड में, ना ही आपके देखिए अशोक गहलोत दिख रहे हैं। जो मेन लीडर है वो अपने आप को इस चुनाव के लायक नहीं, वो कहते नहीं कि ये चुनाव तो छोटा चुनाव। हाँ, एक बात लेकिन कहना चाहूंगा, पहले पंचायत चुनाव में ये माना जाता था जिला परिषद के सर वहां तक केवल एमएलए जो है अपने क्षेत्र के लिए सक्रिय रहता था, बाकी कोई मंत्री का दौरा या फिर कोई बड़ा नेता उनकी कोई सभाएं हुआ नहीं करती थी। लेकिन अभी जो लोकल बॉडी के जो चुनाव हुए निगम के, उस दौरान आपने देखा कि केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पे मौजूद रहे, चाहे कैलाश चौधरी हो या फिर अर्जुन मेघवाल हो या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हो। इसी तरह से कांग्रेस के नेताओं को भी यहाँ अपनी ताल ठोकनी पड़ी। तो ये तो कह सकते हैं कि लोकल फॉर वोकल होता जा रहा है अभी ये धीरे धीरे चुनाव भी। तो इस लिहाज से तो ठीक है कि कार्यकर्ता को जो जुनून बढ़ना चाहिए, जोश मिलना चाहिए, अपने नेता को देख करके हर कार्यकर्ता में एक जो एक कहें कि मोटिवेशन पावर जो आती है वो शायद ज्यादा आती है। तो इस लिहाज से तो ठीक कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक फेस्टिवल जो है उसको ठीक से एंजॉय अब कर पाएंगे। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी है जिला परिषद, सरपंचों के चुनाव हो गए, लेकिन क्योंकि अब ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गए कि ये राजनीति सिंबल के आधार पर चुनाव हो रहा है। बोतल चुनाव चिन्ह मिलेगा, कमल का फूल मिलेगा और हाथ मिलेगा चुनाव चिन्ह, और माकपा को अपना खुद का चुनाव चिन्ह मिलेगा। तो ये बात सही है। बीजेपी ने तो अपना ब्लैक पेपर सरकार के खिलाफ जारी कर ही दिया। उन्होंने कहा कि पीएम योजना के तहत पैसा ही नहीं दिया।
दीनदयाल ज्योति योजना, उसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना में पैसा नहीं दिया, वो तो आरोप लगा चुके हैं पहले, और मुख्यमंत्री खुद मांग कर चुके हैं अभी कि वो जोधपुर वाली जो योजना है उसके अंदर पैसा दिला दो, वेस्टर्न कैनाल का हमारा दे दो। तो ये अभी विजन नहीं ला पाए बीजेपी केवल आरोप पत्र और काला चिट्ठा जारी कर चुकी है। पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे, इन्होंने विजन डॉक्यूमेंट दिया था, गाँव का विजन डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए। हनुमान जी ने भी घोषणा पत्र पता नहीं बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम निश्चित रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ जो त्रिभुवन कानून आए हम उसके खिलाफ रहेंगे। अब कांग्रेस भी उस पर दमखम तरीके से निर्णय नहीं कर पा रही, वो कह रहे हैं, लेकिन केंद्र में हम बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ रहेंगे। राजस्थान में तो आप खिलाफत कर ही रहे, आप कितना सक्सेस होंगे उस पर निर्भर करेगा कि मोदी जी इनको तरजीह कितनी दे पाते हैं केंद्र में। ये बात निश्चित है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या बदलाव आएगा, ये जिला परिषद के जिस दिन 10 तारीख को जिला प्रमुख चुन लेंगे। आपने अभी तो आज बीजेपी के पास है 14 और 7 है कांग्रेस के पास, ये उलट हो सकता है कि कांग्रेस के पास 14 या 15 चले जाए और बीजेपी के पास 7 कम रह जाए और हनुमान जी 2-1 ले जाए तो ले जाए, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि चुनौती बहुत है, वो अगर नागौर में भी अपना जिला प्रमुख बना लेते हैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानेंगे, क्योंकि उनके ब्रदर के साथ जो भाई ने चुनाव लड़ा नारायण जी ने, क्योंकि अभी भी कोरोना से वो ग्रसित है, अब ठीक हो पाए, आ पाए नहीं पाए। लेकिन ये बात सही है कि हनुमान जी खूब तन मन से और जिस प्रकार से वो लगते हैं वो लगे हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को दिलासा दिला रहे कि आप जीतिएगा, मैं आपके साथ हूँ। अब वो कितना सफल हो पाएंगे ये आने वाला 10 तारीख या 8 तारीख को जब रिजल्ट आ पाएगा उस वक्त क्लियर हो जाएगा। धरातल किसका मजबूत है ये तय हो पाएगा इन चुनाव के परिणाम से कि रूरल बेल्ट में कौन से पार्टी कितनी ताल ठोकने में मजबूत रही है। मैं मोहन जी आपके पास आना चाहूंगा। आरएलपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मिली हुई हैं और एक एक बार की पारी खेल रहे हैं। अब जनता के धीरे धीरे समझ में आ रही है ये बात। अक्सर राजेश मांड्या की बात नहीं है, हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। तो योगेंद्र जी आपकी बात काटूंगा, आऊंगा, 1 मिनट आ रहा हूं। बीजेपी पैरोकारी करती है, हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति में स्वच्छता की पैरोकारी करते हैं। हमारी पार्टी की तो टैगलाइन थी स्वच्छ, सरल और समर्पित। मैं जिस जगह बैठा हूं सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस जगह मैं बैठा हूं वहां का परसों एक बड़े नेता का बयान छपता है कि जिला प्रमुख तो मेरे परिवार के बने। मैं इस जगह खंडेला पंचायत समिति के अंदर बैठा हूं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के, जो एक पहले विधायक और मंत्री रहे और एक निर्दलीय है, कांग्रेस समर्थित है, कांग्रेस के माने जाते हैं महादेव सिंह, दोनों के बेटे बहू और दोनों की पत्नियां चुनाव मैदान में है। ये वंशवाद की बात करते हैं ना कि हम वंशवाद नहीं करते, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले, तो बीजेपी वाले कहां कम है? कांग्रेस तो पहले से ही सारी चीजों में लिप्त है इनमें। तो ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है, हनुमान जी जरूर इसको तोड़ेंगे, ये हमारा पक्का विश्वास है। राजस्थान का मैं लौटूंगा आपके पास, राजेश मांड्या जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार मैं मोहन डागर साहब से जानना चाहूंगा। मोहन जी आपके पास आ रहा हूं मैं। ये आरोप अक्सर लगता है और हर सभा में हनुमान बेनीवाल बात कह भी रहे हैं कि अब आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी कांग्रेस का जो छदम गठबंधन है उसे तोड़ने की आवश्यकता है। लगातार आरएलपी आरोप लगाती है, बीएसपी आरोप लगाती है, कम्युनिस्ट आरोप लगा रहे हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए रूरल बेल्ट में ये बात फैलाई जा रही है। मोहन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अशोक शेखावत जिस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी आपके पास आना चाहूंगा। अशोक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही आवाज आ रही है आपकी जी। आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। आरएलपी लगातार ये बात कह रही है, जो आपके एनडीए का घटक दल है, कि बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में मिले हुए हैं दोनों, और इस छदम गठबंधन को हम लोग तोड़ेंगे। ये केवल विधानसभा के दरमियान नहीं, अभी भी ये बात कही जा रही है। देखो योगेंद्र जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर सभी को लोकतांत्रिक रूप से चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, और किस प्रकार से हनुमान जी कोई बात कह रहे हैं तो उनका एक नजरिया हो सकता है, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व में जो कार्य किए हैं उन कार्यों के आधार पर, और वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, जो 2 साल के अंदर उन्होंने क्या काम किया है, जो ग्रामीण क्षेत्र के में क्या क्या काम किया, और कुछ ऐसे काम हैं जो शहरी और ग्रामीण में दोनों में प्रभाव पड़ते हैं, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और बता रही है कि किसानों का क्या कर्जा आपने माफ किया,
क्या किसान आज भी देख लीजिए, आज किसानों को कर्जे के लिए कैसे तरस रही है कि हमारा माफ किए। उन्होंने 10 दिन का नाम लिया, चाहे राहुल गांधी जी आए, चाहे इनके बड़े शीर्ष नेतृत्व आए। इसी प्रकार से आपकी ग्रामीण से संबंधित जितनी भी योजनाएं, आज सड़क से संबंधित देख लीजिए, आज सड़क का जो ग्रामीण जो प्रधानमंत्री जो सड़क वाला है उसका छोड़ करके बाकी जो आप पेच वर्क का जो काम होता है, वो पेच वर्क का काम तो कांग्रेस सरकार में नहीं हो रहा है। तो नई सड़कों की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। जहां तक पेयजल से समस्याओं से बात देखिए, आप जहां कहा गया कि इन कैनाल के लिए कहा गया कि ईस्टर्न कैनाल के लिए कहा गया, तो ईस्टर्न कैनाल के लिए प्रोजेक्ट का काम भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार के द्वारा किया गया। उसका एक 37,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट के रूप में भी लेके आए, लेकिन 37,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार के लिए बहुत होता है। उसके अलावा आप फिर भी राज्य सरकार को उसमें अनुपात देना पड़ेगा और इस योजना का पूरा लेखा जोखा बताना पड़ेगा कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा। अशोक जी, वापस आ रहा हूं आपके पास में। आप लोग सभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में हो रहे पंचायत चुनाव की। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव हो रहा है। पहले चरण की सारी तैयारियां कर ली गई। 4 चरण में ये पूरा सिलसिला। तो चले हम इसी और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ नेता अशोक जी, मैं आपके पास में था। मैं विकास योजनाओं की आपको सुनाई। मैं यहाँ ये जानना चाहूंगा कि आरएलपी आप लोगों के साथ में अलायंस में केंद्र में है, विधानसभा का बाई इलेक्शन आप लोग, लेकिन हनुमान बेनीवाल अब सीधा सीधा राजस्थान में भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देखो कि योगेंद्र जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस प्रकार से मान लो उनका चुनाव एक पार्टी बनाया, तो उनको चुनाव में उनको लगता है कि हम लोकल स्तर पर, और चाहे नगर निकाय चुनाव हो चाहे पंचायती राज चुनाव हो, और ये चाहते हैं कि हमारा कोई ना कोई इसमें आकर के भागीदारी बने। तो ये उनका एक राइट है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का है, हम हमारे जिस प्रकार से कांग्रेस आज सरकार है, उस कांग्रेस सरकार के हमने फोकस रखा है और हमने कहा है कि हमारे कामों में इनके कामों में आप अंतर देखिए। जिस प्रकार से 14 तो बीजेपी से जीते थे पिछली बार और 7 थे आपके एनआईसी 21 जिलों के अंदर कांग्रेस के थे। तो उसका यदि हम देखेंगे तो पिछली बार हमारा उनका ज्यादा बहुमत था और उसके आधार पर हमने काम भी किए हैं। अब 1 साल के लगभग ये सारा काम जिस प्रकार से प्रशासनिक रूप से रहा इनके पास में, चाहे नगर निकाय में रहो या पंचायती राज में रहो, इस 1 साल की पीरियड में आप देखना पड़ेगा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होकर के एक सरकार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने कैसा काम किया है। उस काम की आप हर चीज में देख लीजिए कि आप जयपुर नगर निगम के चुनाव से पहले देख लीजिए या और निकायों के चुनाव में से पहले देख लीजिए, 1 साल के अंदर सारा का सारा प्रशासनिक कार्य के साथ साथ जितने भी काम होते थे वो सारे सारे ठप थे। मानते हैं कि कोरोना काल था, लेकिन कोरोना काल से आप पहले भी आप देखेंगे तो सारा का सारा काम ठप हो चुका था। तो ये एक कह रहा हूं कि मतदाता के लिए सबसे अच्छा होगा कि किस प्रकार से अपना मतदान दे और मतदान के द्वारा ऐसी सरकार की वहां चुने जो वहां का एक प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, जो एक सही रूप से चला सके। हम इसी आधार पर हम चुनाव वहां पर लड़ेंगे। जहां तक आरएलपी का आपने सवाल पूछा है, तो आरएलपी का लिए स्वतंत्र है पार्टी, वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। वो केंद्र सरकार में आपका गठबंधन नहीं, क्योंकि आप केंद्र सरकार विधानसभा का चुनाव लड़वाया था उनको, आप नहीं लड़े थे। हाँ, फैक्ट हम ही मान रहे हैं। हाँ, था गठबंधन। तो आप गठबंधन नहीं है, अकाली दल की तरफ चले गए। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भारतीय जनता पार्टी पर आरएलपी छोड़ दीजिए ना। आप कह रहे हैं कि था या नहीं था, वो उनको कह रहा है कि हम चुनाव हम अपने स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे, तो लड़ने दीजिए उनको चुनाव। उसमें अब क्या है, हम तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे लेके आ रहे हैं कि आरएलपी का जब इसमें शासन तो है नहीं है, उनके सिर्फ विधायक हैं, 3 विधायक हैं, 1 सांसद हैं उनके। तो हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया इन 2 सालों के अंदर, हम उस पर लेके आ रहे हैं। वो उनका एक स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको चुनाव लड़ने दीजिए। और हम कहेंगे कि बीजेपी वाले हैं कि हम किस प्रकार से हमारे कैंडिडेट हैं, हमारा विजन क्या है। हमने ब्लैक पेपर जारी किया है और उस हिसाब में नगर निकाय के चुनाव में आप देख लीजिए, हमने ब्लैक पेपर भी जारी किया और हमारा घोषणा पत्र भी जारी किया, उसमें दृष्टि पत्र जारी किया हमारा। तो ये चीजें हमने देख करके जनता के सामने हम लेके आएंगे कि हमने क्या किया। जहां तक आप देखिए केंद्र सरकार के आवंटन का जो फैसला था, क्या हुआ। अशोक जी,
आप लोगों के विजन डॉक्यूमेंट और इनके संकल्प पत्र दोनों की स्थिति है कि प्रत्याशियों को भी पता नहीं था, आपके प्रभारियों को नहीं पता कि हमने वादे क्या किए हैं। तो मुझे लगता है कि इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप एंड टाइम पे कुछ भी जारी करें। ये तो लव जिहाद को मुद्दा बना रहे, नहीं लव जिहाद को मुद्दा बना रहे चुनावी। नहीं देखो, इसमें देखे कोई भी मान लो कि विजन डॉक्यूमेंट्री या दृष्टि पत्र जारी किया जाता, संकल्प पत्र जारी किया जाता, उसका क्रियान्वयन कब होगा? जब जो उनका बोर्ड बनेगा, बोर्ड बनने के बाद में उसमें नहीं देखो कि लव जिहाद के अंदर आप कानूनी बिंदु आप देखिए, क्या जबरदस्ती से किसी का धर्मांतरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? शादी आप करें, हम कौन मना नहीं कर रहे, हम आप मैरिज कीजिए, कौन मना नहीं कर रहे, मैरिज कीजिए, लेकिन आप उसमें आप कहो कि हम सभी शादी करेंगे जब आप धर्म का आप धर्मांतरण करेंगे। और धर्मांतरण के आधार पर कई ऐसे केसों की स्ट्रेटेजी आई है, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, केरला के अंदर हो, और भी कई स्टेटों में आई है कि उसमें किस प्रकार की स्थिति रही है, उनको देखते हुए हमने कहा है, कानूनी रूप से कहा है, और इस कानूनी रूप में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, वहां आ सकता है कि वो सहमति से करे, नहीं करे। अब सहमति उसकी नहीं है कि धर्म परिवर्तन करूंगा, लेकिन शादी भी करनी है, प्यार भी उनके अंदर है, तो क्या करे? इस चक्कर में वो जाकर के धर्मांतरण कर लेती है, और बाद में उसकी स्थिति आती है कि मैंने धर्मांतरण गलत किया है, मेरे को नहीं करना चाहिए था। आज मुझे इस धर्मांतरण के आधार पर आप देख लिए, आप देखो IAS अधिकारी को देख लिए डायबीजी का, क्या हुआ? उसमें कहा कि अपने सास का नाम लिखो, खान लिखो, और उसके आधार पर आज उन्हें डाइवर्स हो रहा है, जो आज के अखबार की सुर्खियों में है। अगर उनमें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई किसी तरह का कोई हिडन एजेंडा होगा या कोई छिपी हुई बात। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि खान लिखो, जम्मू कश्मीर की बहू के बारे में लिखो। उसने मना कर दिया, मना करने के बाद के अंदर आप देखो क्या स्थिति थी। इस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि जबरदस्ती से किसी का धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, मर्जी से होना चाहिए, इसलिए कानून लेके आए हैं। यदि वो लड़की कह देती कि हाँ साहब मेरा जबरदस्ती से धर्मांतरण किया है, तो वो ही आदमी उसके अंदर केस के अंदर आएगा, बाकी का नहीं आएगा। वो लड़की कहती है। तो मैं मोहन जी के पास जा रहा हूँ। मोहन जी सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। हाँ मोहन जी, आपके पास आ रहा हूँ। चुनौती आपसे ज्यादा है, सत्ता आपकी है, बीजेपी कई एजेंडे लेकर के आ रही है। भाजपा के जितने भी नेता हैं फिलहाल जो प्रभारी हैं, वो लव जिहाद की चर्चा पंचायत चुनाव में भी कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि एजेंडे के तहत कांग्रेस उन्हें सपोर्ट कर रही है। ऐसा है योगेंद्र जी, इससे ज्यादा कोई बुरी बात नहीं हो सकती कि जब ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव हो रहे हैं और देश 21वीं सदी में, दुनिया 21वीं सदी में जा रही है। आज हम मतलब चंद्रमा पर किस तरीके से आगे बढ़ने की और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके पास डेवलपमेंट की कोई सोच नहीं है, नौजवानों को किस तरीके से रोजगार मिले, किस तरीके से देश और प्रदेश तरक्की करे, किस तरीके से गांव में खुशहाली आए, किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, किसानों की आय दुगनी करने की बात करके लोगों को बेवकूफ बनाकर सत्ता में आ गए, लोगों को नौकरियां देने की बात करके आ गए, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, इस तरीके की बातें करके जुमलेबाजी करके केंद्र सरकार सत्ता में आ गई, और अब फिर लव जिहाद की बात कर रहे हैं। क्या गांव में रोजगार लव जिहाद से मिलेगा? क्या किसान की आय दुगनी लव जिहाद से होगी? क्या ग्रामीण डेवलपमेंट लव जिहाद से होगा? क्या किसान जो अपना उत्पादन पैदा कर रहा है उसको प्रॉफिट लव जिहाद से मिलेगा? किसानों के लिए काले कानून ला रहे हैं, मंडियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में छोटी छोटी मंडियां डेवलप करके एक किस तरीके का विकास की एक योजनाएं बनी थी, उन योजनाओं को धराशायी करने का काम कर रहे हैं। और इन ग्रामीण पंचायत राज के चुनाव में लव जिहाद की बात कर रहे हैं। इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। हमें डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मैं बधाई देना चाहूंगा कांग्रेस सरकार को कि कांग्रेस सरकार ने किस तरीके से ग्रामीण गांव का एक्शन प्लान बनाया। शहरों की तरह से पहली बार गांव का एक्शन प्लान बनाने के लिए प्रस्ताव मांगे गए, विकास अधिकारी लेवल से, SDM लेवल पे, जिला लेवल पे। किस तरीके से ग्रामीण पंचायतों का परिसीमन किया गया, किस तरीके से ग्रामीण आधारशिला मानकर उनको आगे बढ़ाने की, गांव में पेयजल व्यवस्था, गांव में किस तरीके से ग्राम पंचायत की। मोहन जी जानना चाहता हूं मैं, आप खुद भी जिला परिषद के सदस्य रहे हुए हैं, सक्रिय राजनीति में, ये तमाम जिन मुद्दों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, मैं इतना सा चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में इन चीजों का असर कितना होता है, चाहे वो लव जिहाद हो या जो विकास की बातें आप कर रहे हो, इनमें कितना असर होता है?
देखो, गांव में लोगों को आज भी थोड़ा समझने में टाइम लगता है, लेकिन बहकाना बड़ा आसान होता है। बीजेपी के नेता इस मामले में बड़े पीएचडी हैं। लोगों को जनता को आप बेवकूफ बता रहे हो, इसका मतलब बरगलाने में कांग्रेस पार्टी के मतलब जनता वोट देती है, उसको आप के साथ जितना गुमराह हो जाती है, तो सत्ता में आप आए हो ना, कहीं पर आप सत्ता में गए भी हो, हमारा उद्देश्य तो गुमराह कैसी हुई? जिला प्रमुख बने ये तो जनता तय करेगी। कौन पंचायत समिति में प्रधान बनेगा, कौन जिला प्रमुख बनेगा, ये तो जनमानस तय करेगा। लेकिन हमारी शुद्ध मानसिकता होनी चाहिए, हमारे विचार ऐसे होने चाहिए कि गांव के हम विकास की बात करें। हमारा कैंडिडेट हो, वो अपना एक्शन प्लान गांव वालों को बताए कि मैं आने वाले 5 साल में क्या क्या काम करूंगा, क्या मेरे विचार रहेंगे, ये बात कहकर वो वोट मांगे। आज आप देखिए, मैं पंचायत समिति सदस्य भी रहा हूँ, जिला परिषद सदस्य भी रहा हूँ, और 5 साल तक मैंने सदन में श्याम सुंदर जी के साथ भी मेरा कई बार इंटरेक्शन हुआ है। हमने जयपुर की जिला परिषद में किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के इशू, हमारे जिला प्रमुख जो बने थे जयपुर में, वो भारतीय जनता पार्टी के बने थे, लेकिन 3 साल में वो बीजेपी की सरकार थी, प्रदेश में बीजेपी का राज था, लेकिन वो उस विचारों से उनसे परेशान होकर कांग्रेस में आ गए। मैंने कहा जी 3 साल तो मैंने आपसे विचारों में लड़ने में खपा दी, और आप जैसे ही वो आप हमारी कांग्रेस पार्टी में आ गए। चलो, मैंने कहा अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, आपके समझ में तो आए। किताबी क्या कौन सा आश्वासन दिया था उनका आने का? उनका ये आश्वासन दिया था ना आपने, बहुत बड़ा आश्वासन दिया था। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जरूरत इस बात की है, ग्रामीण क्षेत्र की जनता जान चुकी है, लोग बहुत आप अंदर की बात गाँव के लोग नहीं, ये तो ये मोहन जी बता सकते हैं कि क्या आश्वासन दिया था, तो क्या हुआ? पार्टी के ये विचार है। आज हम लोग नौजवान है, युवा हैं, हम आज राजनीति में काम कर रहे हैं। वो हमारा उद्देश्य इसके पीछे ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में या जहां भी हम लोग काम करें, एक समाज के लिए, एक क्षेत्र के लिए, एक लोगों का एक सहयोगी बनकर काम करें। कांग्रेस पार्टी ने इस समय लोगों को ये महसूस करवाया कि मानवता क्या चीज होती है। चलिए, मैं एक बात जानना चाहता हूं, आप लोग खुद भी स्वीकार करते हैं कि परगलाने में, लोगों को भ्रमित करने में मास्टर हैं बीजेपी के लोग, आप ही आरोप लगा रहे हैं और आप लोगों को मालूम भी है। लव जिहाद का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि बीजेपी से बहुत ही अच्छे से भुना सकती है, तो आप लोग सावधान है, विकास का एजेंडा चलेगा या लव जिहाद चलेगा? ऐसा फर्जीवाड़ा कितने दिन चलता है? नोटबंदी की इन्होंने, क्या हुआ नोटबंदी में? कोई आया काला दिन? जीएसटी इन्होंने लगाया, कितनी बार, 100 से ज्यादा बार उसमें अमेंडमेंट कर दिया। आज भी इनके समझ में नहीं आ रहा कि जीएसटी को किस तरीके से चलाएं। जो इन्होंने किया वो किस तरीके से फेल हुआ। ये नई चीजें लाते हैं, और फेल तो जनता ने वोट दिया ना, उसका तो मोहर लग गई ना। अब भी आप 4 साल की बातें को लेके चल रहे हैं। योगेंद्र जी, आपको पूरे विश्वास, ये तो राजस्थान में कह रहे, राजस्थान में फेल कर दिया आपको। मैं जन टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा लोगों को कि कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता बड़ी शुद्ध मानसिकता के साथ में आम जन को आगे बढ़ाने के लिए, और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां, हमारे जो नौजवान पीढ़ियां आने वाली है, वो हमारे देश का जो संविधान है, हमारे जो रूल्स रेगुलेशन जो बने हुए हैं, उनकी पालना करते हुए एक हर आदमी को हमारे भारत के संविधान में समानता का अधिकार है। लव जिहाद की बात बीच में कहां से आ गई? कोई भी आदमी, उसको पूर्ण अधिकार है हमारे संविधान में कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसकी पालन कर सकता है। हमारे यहाँ हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारे देश का नारा है। ये लव जिहाद की बातें कहां से आ गई? गांव के लोग, 23 में चुनाव हुआ तो ये यूपी की तरह यहाँ पे भी कानून बनाएंगे? ऐसा है साहब, उत्तर प्रदेश में मैं अभी पिछले दिनों गया था, मैंने जो वहां के हालात देखे, सत्ता में आ गई होगी भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र में आ गई होगी, चाहे राज्यों में आ गई होगी, लेकिन एक जो सोच लेकर हम लोग चलते हैं, मानवता से बड़ा और इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। आज ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगार है, उनको रोजगार की जरूरत है, गरीब है, उसको उसके परिवार को चलाने की जरूरत है, किसान है, वो किस तरीके से हमारा आत्मनिर्भर बने, किस तरीके से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अशोक जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे, श्याम जी ने भी जिक्र किया उसका, आप लोग मुझे ये बताएं बारी बारी से कि क्या इसमें भी कोई विजन डॉक्यूमेंट या फिर आपका कोई संकल्प पत्र आ रहा है चुनाव में? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की देन है गांव में पंचायत राज का गठन करना। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने संविधान में
संविधान की धारा 173 और 74 में अमेंडमेंट करके जिस तरीके से ग्राम पंचायतों को, पंचायत राज संस्थाओं को, नगर निकायों को जो ताकत दी थी और जो सोच थी, जिस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी पहली बार पंचायती राज को 5 अधिकार पंचायती राज को दिए, 5 विभाग डायरेक्ट ट्रांसफर किए, पूरे अधिकार उनको दिए। ग्रामीण व्यवस्था को कितनी ताकत थी, गांव का सरपंच, गांव के लोग अपना खुद का फैसला लें कि हमारी ग्राम पंचायत में क्या क्या करना है, किस तरीके से डेवलपमेंट करना है। पंचायत समिति में प्रधान और उसकी कमेटियां फैसला ले, जिला परिषद में लेकिन बीजेपी का आरोप लगा रही है आप लोगों पे, बीजेपी का आरोप लगा रही है आप लोगों पे कि पंचायत राज के गठन के बाद पहली बार राजस्थान का दुर्भाग्य है कि प्रशासकों को लगाना पड़ा, समय से सरकार अपनी तैयारी नहीं कर पाई। योगेंद्र जी, सरकार पूरी तरह से पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोरोना लोकतंत्र का गला घोटने का काम 1 साल का कांग्रेस ने किया। मोहन जी, इसका जवाब जनता आपसे पूछ रही है। ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से, किस सावधानी के साथ में सरकार, ये तो चुनाव आयोग का काम है, चुनाव कब कराना है। नहीं, आपने सीमांकन नहीं किया, ये सरकार का काम है। आप तो बना के दे दीजिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग करवा लेगा, उसकी मत छोड़िए, कोरोना काल का छोड़ दीजिए, चुनाव करवाना है, इसमें मैनिफेस्टो अड़ंगा लगाना सरकार का काम नहीं है। पंचायतों में, ग्रामीण पंचायतों में गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो जहां निवास करते हैं जो लोग अपनी पंचायत में, वो लोग अपनी पंचायत समिति और जिला परिषद में तय करेंगे कि किस पार्टी का कौन अमुक व्यक्ति। आज भी 12 जिलों के चुनाव नहीं हो रहे दागर साहब, ये जो कह रहे 12 जिलों के चुनाव आज भी नहीं हो रहे क्योंकि समय रहते नहीं कर पाया। जी को ये नहीं पता है कि 12 जिलों नहीं कर पाए समय रहते है, वो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे मैं नहीं कह रहा ये बात, मोहन जी, मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा जी। श्याम जी ने कही है ये बात, मैंने नहीं कही आप लोग ये बात मैंने नहीं कही है। तो आप नहीं बोल पा रहे हो, आपके अंदर क्या है? नहीं, वो हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट से स्टे, उसके बाद सेक्स का क्या बोलेंगे इसमें? अभी 5 जिले के चुनाव और हो रहे थे, पता नहीं क्यों। पार्टी है, उसको भी चुनाव लड़ने का हक है। ये चाहते हैं कि सारी पार्टियां इन्हीं के सहयोग में खड़ी रहे। आरएलपी जब से चुनाव लड़ी है, बीजेपी वाले बड़े भारी परेशान है। नहीं, बीजेपी वाले परेशान इसलिए कि देखो वसुंधरा जी के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे थे, वसुंधरा जी तो सक्रिय हो रही थी, तो फिर उन्होंने विरोध शुरू कर दिया था। अब वसुंधरा जी का भाग्य किस तरफ जाएगा ये आरएलपी तय करेगी क्या? आरएलपी कहेगी, देखिए आरएलपी अगर वो सक्रिय हो जाती तो कहती कि हम तो गए इस नाराजगी से। मोहन जी, पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ तो बोल रही है कांग्रेस, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के नेतृत्व के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं आप लोग भी, ऐसा करके बरस रहे हैं। हम लोगों का ये दायित्व बनता है, हमारी पार्टी की विचारधारा में हमें ये सिखाया गया है। अब तक जितना मैं राजनीति में समझ पाया हूँ, हमारा उद्देश्य आगे की तरफ बढ़ना है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें जन सहयोग के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। या आरोप प्रत्यारोप से आगे नहीं बढ़ने वाला प्रदेश और देश। छोड़ा जा रहा है, जनता को अपने हाल पे छोड़ा जा रहा है कि उसी का विजन डॉक्यूमेंट होगा और उसी का संकल्प पत्र होगा। राजनीतिक दलों की ओर से इस तरह की कोई तैयारी नहीं है। मैं अशोक जी आपके पास आना चाहूंगा, कोई तैयारी है विजन डॉक्यूमेंट की कि रूरल बेल्ट में भी कुछ? मैं कह रहा हूँ कि ग्रामीण के क्षेत्र में मोहन जी आपकी सरकार है, आप करेगी, आपको करना चाहिए डेवलपमेंट। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ आपको करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं रहे ना। आप ये देखिए कि इन्होंने कहा कि प्री सीमांकन करिए, आप बहुत अच्छा किया प्री सीमांकन, आज लिटिगेशन चल रहे हैं, कौन सा प्री सीमांकन कर दिया आपने? आपको चुनाव टालने थे, बाकी क्या करना था? एक शहर को 2 शहर करने थे, 2 नगर निगम बनाने थे। कहा आप नगर पालिका के चुनाव के अंदर नगर पालिका के जो वोटर होते हैं, नगर पालिका के जो वोटर होते हैं उसको नगर निगम में से जोड़ दिया आपने आकर के। मतलब आपका उद्देश्य क्या था? बोर्ड बनाना है। बहुत अच्छा काम किया है कांग्रेस की सरकार ने। काम तो अच्छा, ये तो काम अच्छा नहीं है। आप ये देखिए नगर पालिका जितने वोटर होते हैं उतने वोटर आपने नगर निगम में कर दिया। जयपुर के अलावा आप देखिए कोटा में जाके देखिए, कोटा में टोटल वोटर कितने हैं, जोधपुर में कितने वोटर हैं, आप उसका तो मापदंड देखिए ना। वो मापदंड नहीं देखा आपने। जनसंख्या 2020 की देख रहे हो, आप देख रहे हो 2011 की जनसंख्या से देखिए आप क्या किया आपने।
और आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो सब किसान के लिए, किसान का आपने कौन सा भला कर रहे हो आप? स्टेट गवर्नमेंट बैठी है ना, आपकी कर्जा माफ कीजिए ना, किसान सम्मान निधि का ढंग से करिए ना, आप लोग कौन कर रहे हैं? और आपको खरीफ की फसल का आपने सही रूप से जाकर के यदि सेंटर में परफॉर्मा नहीं भेजा है आपने, कितना नुकसान हुआ है। पटवारी से आप गिरदारी रिपोर्ट ढंग से नहीं बनवा पा रहे हो, समय आपको लग रहा है, और सब कुछ होने के बाद में आप कह रहे हो सब किसान का खुद तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कुछ भी। आपका जो कांग्रेस, जो केंद्र से सरकार से जुड़ी हुई जो किसान इनकी जो संस्थाएं हैं, पहली बार आपको मेरे से पूछे ना, मैं बताता हूँ आपको। अरे किसान का आप सिर्फ चोला पहन रखा है, बाकी नहीं पहन रखा है। आप चाहते हो कि बिचौलियों के अंदर में रहे किसान, बिचौलियों के अंदर में रहे, ये ऐसा नहीं हो सकता किसान का। आप तो बताइए बीमा का पैसा क्यों पेंडिंग पड़ा है? 2018-19 का पैसा क्यों पेंडिंग पड़ा है? आप बता दीजिए। 19-20 का 30% पड़ा है, वो क्यों पड़ा है? आपने क्यों नहीं किया? पैसे वालों का, पूंजीपतियों का। जी ये तो आप 4 साल से 6 साल से गाता गा रहे हो, लेकिन जनता नहीं सुन रही है। कोई लेना देना नहीं, जनता नहीं सुन रही है, ये तो 5-6 साल से गा रहे हो आप। क्या करना, वो पुराना पैसा जमा नहीं करा पा रहे, प्रीमियम का जो आप बाकी छोड़ गए थे, बीजेपी भी छोड़ गई थी, वो कांग्रेस जमा नहीं करा पाई 2000 कुछ करोड़ रुपए। इसलिए विधानसभा में इन्होंने जवाब दिया है, उसका जवाब के अंदर कहा कि प्रशासनिक त्रुटि रही है, वो मेरे को जवाब पड़ा इन्होंने जो विधानसभा में जो जवाब दिया है 18-19 का, रबी और खरीफ दोनों का। पुराना जमा नहीं करा, एक साथ जमा नहीं करा पा रहे। ये तो करा ही नहीं सकते, किसी भी नहीं करा सकते। ये तो कह रहे हैं कि साहब सरकार का कोई मतलब नहीं है, पीछे बीजेपी गाते साहब ये छोड़ गए वो छोड़ गए, सरकार में क्यों आए हो आप? गांव में विकास आपको मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी, एक बात जानना चाहूंगा, तो यहाँ पे विजन डॉक्यूमेंट और संकल्प पत्र ये जनता के हाल पे छोड़ दिया गया है। अब इसी में से निकाला जाएगा कि अगर बीजेपी ने कुछ कहा है तो उसमें कमियां क्या है। अब ये चुनाव कमियों पे लड़ा जा रहा है, सरकार की कमी है वो बीजेपी भुना रही है, बीजेपी की जो खामियां रही है वो सरकार यानी कि कांग्रेस भुना रही है। आरएलपी दोनों को, या माकपा या फिर बीएसपी, जहां जो उनका जैसे है वो इन दोनों को कोसने की कोशिश कर रहे हैं। अपना किसी का कोई विजन या डॉक्यूमेंट या फिर संकल्प कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि सामने वाले की कमी क्या है उसको एक आधार बनाया जाएगा। जनता को बहुत भोला समझा हुआ है गांव की को, तो यही मान के चले। अभी देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस तो कह रही है कि सरकार के साथ कड़ी से कड़ी जोड़ो, और बीजेपी कह रही है कि केंद्र सरकार से जोड़ो। ये पता नहीं आजकल ये केंद्र में इसलिए केंद्र से जुड़वा रहे हैं कड़ी से कड़ी, क्योंकि ये राज्य में है तो राज्य से तो कड़ी से कड़ी जुड़ सकती है। राज्य सरकार है नहीं, देखिएगा कि अभी मैं कह रहा था, अभी मैं आज सुन रहा था कैलाश चौधरी, यदि दिया कुमारी, जो भी है इनके सांसद वगैरह जो प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं केंद्र से जोड़ो, केंद्र से हम पैसा लाके दे देंगे। और राजस्थान सरकार कह रही है कि हम तो है ही साथ में, लेकिन 21 जिले के चुनाव हो रहे हैं, अभी तक 12 जिले के चुनाव नहीं हो पाए, इसलिए ये कंसेप्ट अभी तक सामने नहीं ला पाए। ये कह नहीं पाए कि हम जिला परिषद को किस तरह से सशक्त बनाएंगे, जिला प्रमुख या प्रधान अपने आप में कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा निर्णय, क्योंकि आपने देखा हर जिले की अलग से प्लानिंग बननी थी, योजना जिला स्तर पे बननी थी और गांव स्तर पे बननी थी, वो क्रियान्वित नहीं हो पाई। बीजेपी कहती रह गई लेकिन इनका शासन चला गया, वो क्रियान्वित नहीं हो पाई। अब आने वाले समय में कांग्रेस उसको कर पाएगी नहीं कर पाएगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति कोरोना ने बिगाड़ दी है। अभी इस साल तो कहने की स्थिति में कुछ नहीं, अगले साल क्या होगा, क्योंकि देखिए ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जल संरक्षण योजना चलाई थी वसुंधरा जी ने, अब योजना वो अधूरी पड़ी है। ये कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। अब कुछ अच्छी योजनाओं को नाम बदल दो भाई, कुछ ही करो, लेकिन काम को तरीके से करो। अभी इन्होंने कहा है ना कि दूसरा बच्चा होगा तो 6000 रुपए देंगे हम साल भर में, पूरा जो बच्चा होगा, और वो केंद्र में दबाव बनाएंगे, उस योजना को लागू कराएंगे। तो बहुत सारी मुख्यमंत्री जी कुछ छोड़ देते हैं, और इंदिरा जी की और राजीव गांधी की और बाकी लोगों की जो इनके नेहरू जी की योजना है पुरानी, उसको किस प्रकार से तरीके से लागू कर पाए। इन्होंने कह दिया कि हम तो अब जो मुख्यमंत्री जिनके चल रहे थे ना ग्रामीण क्षेत्र में जो चला रहे थे, इनके विकास पथ बना रहे थे, अब इन्होंने कहा मुख्यमंत्री विकास पथ बनाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब योजना बना देने के बाद लागू हो पाती नहीं हो पाती। आरएलपी का दायित्व बन जाता है कि वो गए गांव में, गांव की पार्टी मानते हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैं गांव की पार्टी। मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा सभी अतिथियों को। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 8 तारीख का इंतजार करना होगा, और इस चुनाव पे सबकी निगाहें टिकी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र में कौन कितना अपना वर्चस्व कायम कर पा रहा है, क्योंकि कोरोना के बीच का चुनाव है।
चुनाव प्रचार उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं जैसे आप और हम देखते आए हैं, देखना चाह रहे थे, क्योंकि कोविड की अपनी एक जद है और उसका प्रोटोकॉल है, उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। लेकिन इतना तय है, जिला प्रमुख किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा, बाड़ेबंदी तय है, बाड़ेबंदी करनी होगी, क्योंकि इसवी चुनाव में दोनों दलों को या तीसरे चौथे सभी दलों को एक चीज का खतरा जरूर सताता रहेगा, जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाए, जिला प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान की क्रॉस वोटिंग की स्वतंत्रता इसमें होती है। कोई कहीं भी वोट डाल देता है। में बड़ा रोचक किस्सा अलवर का मुझे ध्यान आता है कि 38 सदस्य या 28 कुछ 10 का अंतर था कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन कांग्रेस जिला प्रमुख बना गई, वहां पे बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो कई खेल इस तरह के चलेंगे, जातिवाद का, मिलने वालों का, तो वहां पे इसी तरह की स्थितियां बनती हैं। शायद यही एक बड़ी वजह भी है कि उठता जा रहा है और बाड़ेबंदी की जाती है। चलिए देखना होगा कि बड़ा रोचक मुकाबला होगा और तय होगा कि धरातल पे कौन सी पार्टी टिकी हुई है रूरल बेल्ट में, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।